हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याली अक्सर की बाहों में झूल रही थी, पर वो अभी भी शांत नहीं हुई थी। अक्सर ने अगले ही पल उसे खुद के सामने किया और एक जोरदार थप्पड़ प्याली के चेहरे पर जड़ दिया। प्याली सीधा बेड पर जाकर गिरी। अक्सर तेजी से उसकी तरफ आया और उसके उठने से पहले ही उसके ऊपर झुक गया। प्याली बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो होश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी सांस अभी भी बहुत गहरी चल रही थी। वो प्याली की तरफ देखते हुए थोड़े सर्द लहजे में बोला, जो मैं नहीं करना चाहता ना, तुम मुझे वही करने पर मजबूर कर रही हो। इतना बोलकर उसने प्याली के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसे वाइडली किस करने लगा। प्याली एकदम शॉक्ड रह गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही पल मुश्किल से बीते थे कि उसने भी अक्सर के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसे रिस्पॉन्स देने लगी। अक्सर इस बार हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले ही उसने प्याली को किस किया था, लेकिन प्याली ने उसे रत्ती भर रिस्पॉन्स नहीं दिया और अब वो उसे इस कदर किस किए जा रही थी, जैसे ना जाने उसे कितना ही प्यार करती हो और पूरी तरह से उसे खुद को सौंप देना चाहती हो। अक्सर ने प्याली से खुद को अलग करना चाहा, लेकिन इस बार प्याली ने उसे नहीं छोड़ा, तो अक्सर भी एक बार फिर से उस किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। अब दोनों ही बेतहाशा एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। प्याली के हाथ लगातार उसके कंधे, उसके सीने और उसकी पीठ पर चल रहे थे, तो अक्सर के हाथ भी अब कंट्रोल में नहीं थे। उसके हाथ पूरी तरह से प्याली की बॉडी पर चलने लगे थे। उसके होठों को छोड़ने के बाद अक्सर उसकी गर्दन को चूमने लगा और प्याली भी उसकी गर्दन पर अपने होठों से कहर बरसाने लगी। दोनों की सांसें हद से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अक्सर ने प्याली की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। प्याली एक लंबी सांस लेते हुए हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और अक्सर के सीने से बिल्कुल चिपक गई। अक्सर ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसकी ड्रेस को उससे अलग कर दिया। प्याली मदहोशी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। इस वक्त वो होश में होकर भी अपने होश खोए हुए थी। दोनों के बीच शब्द बिल्कुल मौन हो चुके थे, लेकिन साथ से हद से ज्यादा शोर मचा रही थी। अक्सर ने उसके सीने पर अपने होठ रखे और उसके सीने को बहुत ही ज्यादा पेशनेट होकर चूमने लगा। प्याली गहरी गहरी आहें भरने लगी। उसकी सांसों की आवाज से पूरा कमरा गूंज रहा था। अक्सर ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और उसके बाकी कपड़ों को भी उसके जिस्म से आज़ाद कर दिया। अब प्याली पूरी तरह से उसके सामने थी। उसने प्याली को अपनी बाहों में समेटा और अपने ऊपर किया, तो अब प्याली भी उसके सीने को चूमने लगी थी। अक्सर के हाथ प्याली की पीठ पर लगातार चल रहे थे। प्याली ने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाकर अक्सर के कपड़ों से उसके जिस्म से अलग कर दिया। इतना ही काफी था अक्सर के लिए ये जानने के लिए कि प्याली खुद पूरी तरह से इन्वॉल्व है। रोक तो वो खुद को पहले भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब तो उन दोनों का रुकना ही लगभग से नामुमकिन लग रहा था। अचानक ही अक्सर ने प्याली को खुद के नीचे किया और उसकी आंखों में देखने लगा। प्याली की मदहोश भरी आंखें देखकर उसने अपने होठों पर हल्का सा अपनी जीभ को घुमाया और फिर प्याली के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। इधर उन दोनों के होठ जुड़ चुके थे और वहीं दूसरी तरफ दोनों के जिस्म भी पूरी तरह से एक हो चुके थे। प्याली की दर्द से हल्की सी चीख निकली, जो अक्सर के होठों में ही दबकर रह गई। अक्सर ने खुद को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और प्याली की आंखों में देखते हुए खुद को पूरी तरह से उसे सौंपने लगा। प्याली के हाथ हल्के से ऊपर की तरफ थे। अक्सर ने उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा लीं और लगातार अब उनकी सांसें भी गहरी होती गईं।
और दोनों एक दूसरे के अंदर उतनी ही गहराई से खोने भी लगे। तकरीबन 4 घंटे बाद अक्सर तकिए पर अपना सिर रखकर रेलिंग की तरफ देखते हुए बेड पर लेटा हुआ था। उसने हल्की सी करवट ली और प्याली की तरफ देखने लगा, जो गहरी नींद में सोई हुई थी। लेकिन उसके चेहरे को देखते हुए साफ पता चल रहा था कि सो जरूर रही है, लेकिन सुकून से नहीं। उसे देखते हुए अक्सर को अभी कुछ देर पहले का वक्त याद आने लगा, जब प्याली बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर ना जाने क्या क्या हरकत किए जा रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, आखिर ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास्ट में जो तुम इस तरह से बिहेव कर रही थी? मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता, लेकिन इसलिए खुद को रोक रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक भी नहीं पाता। आज तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ जो तुम्हारे लिए फील हो रहा है। बोलते हुए उसने अपना हाथ प्याली के पेट पर रखा। प्याली का गोरा पेट इस वक्त सिर्फ एक ब्लैंकेट से ढका हुआ था। अक्सर ने उसे अभी तक कपड़े नहीं पहनाए थे। उसे यूं ही अक्सर ने अपनी बाहों में अच्छे से समेटा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद भी ना जाने अक्सर कितनी ही देर प्याली के बारे में सोचता रहा, लेकिन आखिर उसे नींद आ ही गई थी। सुबह का वक्त। अहान का कमरा। जन्नत पूरी तरह से अहान की बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। कल रात वो अहान के सीने पर अपना सिर रख कर सोई थी, लेकिन ना जाने नींद में कब अहान ने खुद उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया और अब सुबह होने तक दोनों यूं ही सो रहे थे। जन्नत की आंखें खुली और अपनी आंखों को हल्का हल्का मसलते हुए उसने अहान की तरफ देखा। खुद को यूं अहान के करीब देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई और जल्दी से उससे दूर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक ही अहान ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही जैसे ही उसे जन्नत का चेहरा दिखाई दिया, एक बार फिर से अहान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने जोर से जन्नत को धक्का दे दिया। जन्नत सीधा बेड की टेक पर जाकर लगी। उसकी हल्की सी चीख निकल गई। अहान गुस्से से कांपता हुआ अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, एक बार फिर से तुमने अपनी हरकतें शुरू कर दी। जन्नत हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैंने क्या किया? अहान गुस्से से बोला, मासूम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अभी मेरे करीब आकर क्या करने की कोशिश कर रही थी। यही दिखाना चाहती थी ना कि कल रात हम दोनों साथ थे और मैंने नशे में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। जबरदस्ती का इल्जाम लगाना चाहती हो ना तुम मुझ पर? उसकी बातें सुनकर जन्नत दंग रह गई। अहान एक बार फिर से बोला, लेकिन मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हारी इन साजिशों में नहीं आने वाला। बहुत अच्छी तरह से मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ और तुम्हारे करीब तो मैं होश में भी नहीं आऊँगा और नशे में भी नहीं। नफरत है मुझे तुमसे। तुम्हारे करीब आना तो दूर, मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। इसलिए अपनी ये घटिया कोशिश छोड़ दो, बेहतर होगा। इतना बोलकर अहान तुरंत बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। जन्नत बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वो वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो आप पर कोई जबरदस्ती का इल्जाम लगाया ही नहीं। मैं तो आपसे दूर हो रही थी ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप नशे में मेरे करीब थे। आप पर जबरदस्ती का इल्जाम लगाना तो दूर, वैसे मैं सोच भी नहीं सकती यहाँ। ना जाने आपकी आंखों से नफरत की पट्टी कब हटेगी। माना आप मुझे अपनी बीवी नहीं मानते, लेकिन कम से कम एक इंसान की तरह तो ट्रीट कीजिए ना। इतना कहकर उसने अपनी आंखों से अपने आंसुओं को साफ किया। वो भी बेड से उठी और क्लोजेट की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वॉशरूम से अहान बाहर आया। जन्नत का दिल उसे देखते हुए जोरों से धड़का। इस वक्त अहान ने फिर से अपनी कमर पर टॉवल लपेटा हुआ था। उसे यूं देखकर जन्नत को कल का वक्त याद आने लगा, जब उसने अहान की कमर पर टॉवल अच्छे से लपेटा था ताकि वो टॉवल गिर ना जाए। वहीं जैसे ही अहान की नज़र जन्नत पर गई, अहान ने अपना चेहरा तुरंत दूसरी तरफ घुमा लिया। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, प्यार करना तो नहीं आता,
लेकिन जब बात बात पर मुंह बनाना जरूर आता है। पक्का पिछले जन्म में लड़की होंगे आप अहान। उसका बड़बड़ाना अहान को सुन रहा था। वो तुरंत गुस्से से बोला, क्या क्या कहा तुमने? जन्नत एकदम से शॉक्ड हो गई। उसे खुद नहीं पता कि वो ख्यालों में क्या ही बोल गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अहान उसके करीब आया और बोला, झूठ मत बोलो, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। टोंट मार रही थी ना मुझे कि मैं मुंह बनाता हूँ। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं भला आपको टोंट क्यों मारूंगी? मैंने तो आपकी तरफ देखा भी नहीं। अहान की नजरें अब उस पर और भी ज्यादा तिरछी हो गई। वो हंसा और बोला, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे जन्नत ठाकुर। जन्नत तुरंत बोली, जन्नत ठाकुर नहीं, जन्नत अहान सिंह शेखावत नाम है मेरा। अहान उसे तिरछी नजरों से देखते हुए सर्द लहजे में बोला, बार बार मेरे नाम के साथ अपना नाम लगाना बंद करो। जन्नत भी जल्दी से बोली, और बार बार आप भी मुझे जन्नत ठाकुर कहना बंद कीजिए। अहान गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी। तुम्हारे साथ बात करके सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइम और मूड ही खराब होता है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। जन्नत तुरंत बोली, नीचे पानी है, ध्यान से कहीं गिर मत जाइएगा। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान उसकी बात सुनकर लड़खड़ा गया, लेकिन आज उसने खुद को संभाल लिया। वो जन्नत की तरफ देखकर गुस्से से बोला, खुद को ओवर स्मार्ट समझती हो तुम? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके सामने मैं खुद को स्मार्ट कैसे समझ सकती हूँ? बस मुझे फिक्र है आपकी, इसलिए आपको गिरने से बचा रही थी। अहान एक बार फिर से उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अगर मैं गिर भी जाऊंगा ना, तो मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं गिर सकता जन्नत। जितनी गिरी हुई तुम हो ना, उतना तो मैं कभी नहीं गिरूंगा। इतना बोलकर अहान वहां से क्लोजेट की तरफ चला गया। उसकी बातें जन्नत को तकलीफ दे रही थी, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने वो तकलीफ अंदर ही अंदर समेट ली और अहान की तरफ आई। अहान क्लोजेट में से अपने कपड़े निकाल रहा था। जन्नत उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई और बोली, प्यार करना गिरी हुई हरकत नहीं होता है अहान। अहान गुस्से से बोला, लेकिन किसी को अपने जाल में फंसाना गिरी हुई हरकत ही होता है। जन्नत तुरंत बोली, मैंने आपको अपने जाल में नहीं फंसाया, आपसे शादी की है। पंडित ने मंत्र पढ़े और हमने फेरे लिए हैं। अहान व्यंग्य से हंसा और बोला, धोखे से फेरे करवाए गए हैं। तुम्हारे साथ फेरे लेना तो दूर, एक कदम भी चलना मुझे मंजूर नहीं। जन्नत का दिल टूट रहा था। बहुत मुश्किल होता है जिससे हम जी जान से मोहब्बत करें और वो हमें इस तरह से ठुकरा दे। लेकिन वो फिर भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अहान माना सब धोखे से हुआ है, लेकिन हुआ तो है ना। जानती हूँ कि आपको हर्ट किया है मैं जिस तरह से अपनी मोहब्बत को खो रही थी, आपने भी अपने प्यार को खोया है। लेकिन मेरे पति हैं आप, भले ही मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन आप इस शादी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अहान गुस्से से बोला, मेरा दिमाग मत खराब करो, दफा हो जाओ यहाँ से। अहान की बात सुनकर जन्नत की आंखों में एक बार फिर से नमी तैर गई। वो हल्का सा अहान के करीब हुई और बोली, कितनी आसानी से कह दिया आपने कि मैं आपसे दूर चली जाऊं, जबकि आप खुद जानते हैं कि अगर हमारी मोहब्बत हमसे दूर होती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। अहान गुस्से से बोला, मेरा बस नहीं चल रहा जन्नत, वरना तुम्हें सिर्फ खुद से नहीं, इस वक्त इस दुनिया से दूर कर चुका होता। जितनी नफरत मैं तुमसे करता हूं ना, उतनी तो इस दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा। आई जस्ट हेट यू, आई जस्ट हेट यू। इतना बोलकर उसने कपड़ों को अपने हाथ में लेकर जोर से क्लोजेट बंद किया। जन्नत अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई। अहान वहां से जाने लगा, लेकिन एक बार फिर से उसके कदम रुके और वो वापस जन्नत के करीब हुआ। वो जन्नत की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें पता है, अगर तुम मुझे यूं आकर कहती ना
कि मुझसे शादी कर लो, तो मैं तुम्हें समझाता, तुम्हें प्यार से मनाता, बताता तुम्हें कि यूं ही जबरदस्ती किसी को हासिल नहीं किया जाता। जिससे हम प्यार करते हैं वो प्यार तब सही है जब सामने वाला भी हमसे प्यार करे। प्यार नहीं, लेकिन तुमसे दोस्ती का रिश्ता जरूर रखता मैं। पर तुमने तो जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं तुमसे दुश्मनी का रिश्ता भी ना रखूं। तुम्हारे साथ जीना मेरी मजबूरी है, वरना अब तक तो शायद मैं खुद को ही खत्म कर लिया होता। ये कहकर अब अहान बिना एक पल रुके वहां से चला गया और जन्नत का दिल धक सा रह गया। अहान के मुंह से इस तरह की बात सुनना उसके लिए मरने के बराबर था। ठाकुर फार्म हाउस, सुबह का वक्त। अरनाथ और मीठी दोनों एक दूसरे के आगोश में समाये हुए सो रहे थे। मीठी को ज्यादा करवट नहीं लेनी थी, इसलिए अरनाथ ने ही करवट लेकर उसे अपनी बाहों में समेटा हुआ था। मीठी की आंखें तो कब से खुल चुकी थी। वो बस सोते हुए अरनाथ को देख रही थी, जो उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। सुबह का वक्त। अरनाथ और मीठी दोनों एक दूसरे के आगोश में समाये हुए सो रहे थे। मीठी को ज्यादा करवट नहीं लेनी थी, इसलिए अरनाथ ने ही करवट लेकर उसे अपनी बाहों में समेटा हुआ था। मीठी की आंखें तो कब से खुल चुकी थी। वो बस सोते हुए अरनाथ को देख रही थी, जो उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। अरनाथ को देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। अरनाथ ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसकी नजर मीठी पर ही गई। मीठी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद करनी चाही, लेकिन तब तक अरनाथ ने उसे देख लिया था। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कब से जाग रही हो तुम? मीठी कुछ सोचते हुए बोली, शायद 1 घंटा। अरनाथ ने अपनी नजरें उस पर तिरछी की और बोला, नहीं, सही सही बताओ, कब से जाग रही हो तुम? मीठी थोड़ा हंसी और बोली, शायद 2 घंटे। अरनाथ हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और उसके ऊपर झुक कर बोला, और 2 घंटे से जाग कर क्या कर रही हो तुम? मीठी एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, आपको देख रही थी। अरनाथ के चेहरे पर स्माइल लिए हुए बोला, मुझे देखकर पेट भर गया? मीठी ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, अभी थोड़ी सी जगह खाली है, 1-2 घंटे और देख सकती हूँ। अरनाथ ने अब उसे और भी ज्यादा घूरा और बोला, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही शरारतें करने लगी हो तुम? मुझे देखने से क्या होगा? मीठी उसके चेहरे को देखते हुए ख्यालों में खो गई और बोली, पता नहीं क्यों, बस आपको देखना अच्छा लग रहा है मिस्टर स्वीट। उसके मुंह से मिस्टर स्वीट सुनकर अरनाथ की नजरें उस पर और ज्यादा तिरछी हो गई। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर मीठी खिलखिलाकर हंसी और बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं। तो मैंने जो नाम अपने मुझे दिया है वही आपको दे दिया। आप भी तो मीठे मीठे हैं, इसलिए आज से आपका नाम मिस्टर स्वीट। अरनाथ हंसा और बोला, मैं लड़की नहीं हूं जो तुम मुझे ऐसे मीठे मीठे नाम दे रही हो। हाँ, कुछ स्पाइसी नाम देना चाहो तो दे सकती हो। बोलते हुए वो उसके चेहरे पर थोड़ा सा और ज्यादा झुक गया तो मीठी की सांस थमने लगी। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। पता नहीं ये एहसास उसे पहले होते थे या नहीं, लेकिन अब जो ये एहसास उसे हो रहे थे वो सच में जानलेवा थे। उसने अपनी नजरें झुकाई और बोली, तो आप ही बता दीजिए मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं। अरनाथ ने उसके होठों पर अपना अंगूठा रखा और उसके होठों को सहलाते हुए बोला, वैसे तो तुम मुझे इन होठों से जो भी कहकर बुलाओगी मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुम मुझे पति कहकर बुलाओ या फिर मिस्टर पति तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मीठी ने तुरंत नज़रें उसकी तरफ उठाई और बोली, ये कैसा नाम हुआ? या फिर मिस्टर पति? अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस मेरा मन है तुम्हारे मुंह से ये सुनने का, तो मुझे यही सुनना है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओके, तुम मुझे खुद से कुछ भी कह सकती हो, मिस्टर स्वीट भी चलेगा।
इतना कहकर उसने मीठी के माथे पर अपने होंठ रखे और उसके नाक से हल्का सा नाक रगड़ा। मीठी के चेहरे पर एक बार फिर से दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। अरनाथ बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वो खुद पहले वॉशरूम जा रहा था ताकि बाद में मीठी को वॉशरूम लेकर जा सके, लेकिन मीठी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अरनाथ ने पलटकर सवालिया नजरों से उसे देखा। मीठी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे भी वॉशरूम जाना है मिस्टर पति। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया। मीठी थोड़ा सा अपना नाक सिकोड़ कर बोली, मुझे भी वॉशरूम लेकर चलिए ना पति। इस बार अरनाथ को हंसी आ गई। उसने मीठी को अपनी गोद में उठा लिया। मीठी ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेटी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही। अरनाथ उसकी तरफ देखकर घूरते हुए बोला, मुझे यूं मत देखो वरना सुबह सुबह सब कुछ मीठा मीठा हो जाएगा। मीठी ने तुरंत अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अरमान एक बार फिर से बोला, अब तो मेरा मीठा खाने का और भी ज्यादा मन करने लगा। मीठी मुंह बनाते हुए बोली, मत परेशान कीजिए ना पति। अरनाथ हंसा और बोला, अभी तो मैंने तुम्हें परेशान किया ही नहीं है स्वीट, अभी तो परेशान करना बाकी है। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद देखना कैसे कैसे और कहाँ कहाँ परेशान करूँगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें परेशानियों को संभालना है या फिर मुझे। उसकी बातें सुनते हुए मीठी शर्म में डूबती जा रही थी। अरनाथ उसे लेकर वॉशरूम के अंदर आया और फिर उसे फ्रेश होने में हेल्प करने लगा। कुछ देर बाद वो मीठी को यूं ही अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आया। बाहर आकर उसने पहले मीठी को बेड पर लिटाया और फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ा। मीठी हैरानी से उसे देख रही थी। जब अरनाथ उसके कपड़े लेकर उसके पास आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कपड़े चेंज करना मतलब मीठी का पूरी तरह से अरनाथ के सामने होना। ये सोचकर ही मीठी को बेचैनी सी होने लगी। अरनाथ ने कपड़े टेबल पर रखे और मीठी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, चेंज करने का वक्त हो गया है स्वीट। शावर तो तुम नहीं ले सकती, लेकिन स्पंज बाथ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मीठी की सांस गहरी हो गई। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे कपड़े चेंज। उसके बाद पूरी होती उससे पहले ही अरनाथ बोला, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मीठी को समझ नहीं आया उसे क्या कहे। उसे याद ही नहीं था कि उसके और अरनाथ के बीच सब कुछ हुआ या नहीं। ना ही उसे अपनी बॉडी में कुछ ऐसा फील हो रहा था जिससे वो कंफर्म हो सके। वो कुछ बोल ही नहीं पाई और अरनाथ ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसकी ड्रेस को हल्का सा नीचे सरका दिया। मीठी खुद में ही सिमटने लगी। अरनाथ उसके कंधे पर झुका और अगले ही पल उसने मीठी के कंधे पर अपने होंठ रख दिए। मीठी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके नाखून अरनाथ के हाथ पर धंसने लगे। अरनाथ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो सिर्फ तुम्हारे कंधे पर अपने होंठ रखे हैं मैंने स्वीट। जब तुम्हारे पूरे जिस्म को अपने होठों से छूऊंगा तो लगता है तुम मुझे पूरी तरह से नोच लोगी। उसकी बात सुनकर मीठी ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई और उसे शिकायती नजरों से देखने लगी। अरनाथ मुस्कुराया और बोला, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी ये नजरें मुझसे नहीं हटनी चाहिए तो? मीठी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, ये नाइंसाफी होगी मिस्टर स्वीट। इंसान की जान भी लेना और जान ना भी लेना, ये तो गलत बात है ना? अरनाथ मुस्कुराया और बोला, मैं तो ऐसा ही हूं, अब यह तो तुम्हें पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मीठी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रही। अरनाथ के हाथ अब उसकी बॉडी पर चल रहे थे और वो उसके कपड़ों को उसके जिस्म से अलग कर रहा था। मीठी को इस वक्त अपनी बॉडी में एक करंट सा दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आज तक उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था,
लेकिन अचानक ही उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला आने लगा। एक शख्स जो बड़े ही प्यार से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे हुए उसे चूम रहा था। वो शख्स उसके हाथों में अपने हाथ उलझा रहा था और उसके माथे पर कभी अपने होंठ रखता तो कभी उसके गालों पर। अचानक ही कांपते हुए मीठी ने अपनी आंखें खोली और अरनाथ की तरफ देखने लगी, जिसने उसके कपड़े बदल दिए थे। वो अरनाथ को देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हमारे प्यार भरे लम्हे मेरी आंखों के सामने चल रहे थे अभी मिस्टर स्वीट। अब इससे ज्यादा सबूत मुझे क्या ही चाहिए, ये जानने के लिए कि हाँ सच में हम दोनों पति पत्नी हैं। पता नहीं मुझे सब अच्छे से कब याद आएगा, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरे दिल में अभी तक आपके एहसास जिंदा हैं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मंशा बाई अपने कोठे पर थी और उसके सामने एक शख्स खड़ा था। वो शख्स फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, अब आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उस मीठी ने कोई प्रॉब्लम की क्या? बताइए मुझे, 1 मिनट में उसे ठीक कर दूंगा। मनसाबाई हंसी और बोली, वो तो तुझे ठीक करनी ही है, लेकिन प्रॉब्लम इस बार बहुत बड़ी हुई है। बहुत लोचा किया है तेरी मीठी ने। वो शख्स हैरानी से बोला, क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया उसने? मुझे बताओ जरा। इतना बोलकर वो एक पल के लिए रुका और फिर दोबारा बोला, 1 मिनट आप रहने दीजिए, मैं खुद जाकर देखता हूं कि अब साली ने क्या किया है। आज तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो शख्स ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। वो शख्स कोई और नहीं राघव था। राघव जिसने पहले मीठी से प्यार के दावे किए और जब मीठी ने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया तो राघव ने मीठी का ही सौदा कर दिया। उसे मंशाबाई के पास पैसों में बेच दिया। मंशाबाई ने तुरंत राघव को रोका और बोली, मीठी यहाँ नहीं है। राघव हैरानी से मंशाबाई को देखते हुए बोला, क्या मतलब है आपका? मीठी यहाँ पर नहीं है? यहाँ नहीं है तो और कहाँ है? मंशाबाई अपने झूले से खड़ी हुई और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तेरी मीठी बहुत करारी हो गई है आजकल। हिम्मत तो देखो उसकी, मुझे धोखा देकर अपने यार के साथ भाग गई। लेकिन उस लौंडिया को इतना नहीं पता कि मंशाबाई तो किसी की लाश भी तब तक नहीं छोड़ती जब तक उस लाश से अपने पूरे पैसे ना वसूल ले। वो तो फिर भी जिंदा है और सही सलामत है। मेरे इस कोठे की रौनक थी वो, इस कोठे की शान। हर कस्टमर मरता था, इसलिए उसे लाडों से रखा था, लेकिन उसने तो मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप कर यहाँ से चली गई। मंशाबाई की बात सुनकर राघव हैरान रह गया। वो तुरंत मंशाबाई के पास आया और बोला, आप मुझे बताइए कहाँ गई है वो? अगर उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ पर नहीं लेकर आया तो मैं भी राघव नहीं। मंशाबाई हंसी और बोली, बस इसलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। कहते हैं बेशक से यार जितने मर्जी हो, लेकिन जो पहला प्यार होता है उसे एक लड़की कभी भी नहीं भूलती। बस अब तुझे उसे अपना प्यार दिखाना है। मंशाबाई की बातें राघव के दिमाग से ऊपर जा रही थी, लेकिन मंशाबाई के चेहरे पर जब एक खतरनाक मुस्कुराहट आई तो वो समझ गया कि जरूर मंशाबाई के दिमाग में कुछ तो बड़ा खतरनाक चल रहा है। राठौर मेंशन। अमानत आराम से बेड पर सोई हुई थी और रेयान सोफे पर सोया हुआ था। अमानत की आंखें खुली और वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से जब भी वो सोकर उठती थी तो रेयान उसके सिर पर आकर खड़ा हो जाता था, लेकिन आज रेयान उसे अपने सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर गई जहां पर रेयान सोया हुआ था। रेयान का एक पैर सोफे से नीचे लटक रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सोफे पर सोने में कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसे देखते हुए अमानत को खुद ब खुद बुरा लगने लगा। वो अपनी जगह से उठी और रेयान के पास आई। कल रात को जब दोनों बाजार से वापस आए
तो अपने कहे मुताबिक रेयान ने उसे बिना दूध पिए और दवाइयां लिए सोने नहीं दिया। अमानत हल्का सा मुस्कुराई और रेयान की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं जानती हूं कि तुमने भी हमेशा हमारी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है और इसी दोस्ती के नाते शायद तुमने मुझसे शादी कर ली ताकि लोग मुझ पर उंगली ना उठाएं। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती है रेयान। ना तुम मुझसे प्यार करते हो और ना मैं तुमसे। तो हम दोनों ही शादी के रिश्ते में कैसे रह सकते हैं? ये तुमने बहुत गलत किया रेयान। पर जो गलती तुमने की है मैं वो नहीं करूंगी। बस अब मुझे जानना है कि तुम प्यार किससे करते हो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिला सकूं। मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिला, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिलना चाहिए ना। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सोफे की एक तरफ देखा तो वहां पर रेयान का फोन पड़ा था, लेकिन वो रेयान के कंधे के नीचे हल्का सा दबा हुआ था। अमानत ने एक गहरी सांस ली और अपने पेट पर अपना हल्का सा हाथ रखकर नीचे की तरफ झुकी ताकि रेयान का फोन लेकर पता लगा सके कि आखिर रेयान प्यार किससे करता है। लेकिन जैसे ही वो रेयान के ऊपर झुकी, रेयान ने अचानक से करवट ली और अमानत एकदम से डर गई। वो सीधा रेयान के ऊपर ही आकर गिर गई। रेयान ने तुरंत अपनी आंखें खोली। अमानत का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था और दोनों के होंठ लगभग से एक दूसरे के होठों को छू गए थे। रेयान की धड़कन तेजी से बढ़ गई। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो उठा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो गुस्से से बोला, ये क्या है अमानत? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो ना तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम बेड से क्यों उठी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अमानत उसकी तरफ देखती ही रह गई। रेयान तुरंत उसे संभालते हुए खुद सोफे से उठा और उसके पेट पर अपना हाथ रखकर हल्का हल्का उसके पेट को प्रेस करने लगा, जैसे कुछ चेक कर रहा हो। अमानत मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी। रेयान गुस्से से बोला, मुझे यूं देखना बंद करो अमानत। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही थी? मैंने मना किया था ना तुम्हें कि जब तक तुम सुबह फ्रूट और जूस नहीं ले लेती तब तक तुम बेड से उठोगी नहीं। तो फिर तुम यहाँ पर आई किस लिए? अमानत की आंखों में नमी तैरने लगी। रेयान उसकी आंखों में आंसू देखकर एकदम से शांत हो गया और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, सॉरी अमानत, मैंने तुम्हें डांटा। लेकिन तुम खुद सोचो ना, अगर बेबी को कुछ हो गया तो? तुम जानती हो ना, अभी तुम्हारे सिर्फ 3 मंथ पूरे हुए हैं और तुम्हारी प्रेगनेंसी में पहले ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तुम्हें एक्स्ट्रा केयर रखने की ज़रूरत है और तुम हो कि बिल्कुल लापरवाह होती जा रही हो। ये आखिरी बार जब मैं तुम्हें। अभी वो बोल रहा था कि अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मुझसे ज्यादा बेबी की परवाह है? मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है ना। एक बार भी तुमने मुझे ये नहीं कहा कि तुम ठीक हो या नहीं। रेयान को अब अपनी गलती रियलाइज हुई, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, ये तुम कैसे बच्चों वाली बात कर रही हो अमानत? अगर मुझे बच्चे की फिक्र है तो मुझे तुम्हारी भी तो फिक्र है ना। मैं बस गुस्से में यूं ही बोल गया। तुम प्लीज इस बात का बुरा मत मानो और आइंदा तुम ऐसे ही बेड से नहीं उठोगी जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे देता। इतना बोलकर उसने अगले ही पल अमानत को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर सोफे पर से उठा। अमानत के हाथ खुद ब खुद उसके कंधे पर आ गए। वो मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं चलकर भी जा सकती थी। रेयान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, एक बार रिस्क ले चुका हूं तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होने देने का, अब दोबारा नहीं ले सकता। अमानत उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम सच में इस बच्चे की इतनी केयर करते हो? रेयान ने कुछ नहीं कहा। उसे बेड पर लिटाया और साइड टेबल पर रखा हुआ इंटरकॉम उठाकर नीचे किचन में कॉल किया। उसका एक कॉल ही काफ़ी था नीचे किचन में ये बताने के लिए कि उसे क्या चाहिए। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और अमानत की तरफ देखते हुए बोला,
अब चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। जब तक जूस नहीं आ जाता तब तक तुम बेड से नहीं उठोगी। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। अमानत ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रेयान। क्या सच में ये बच्चा तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? रेयान ने गहरी सांस ली और उसके सामने बेड पर बैठ गया। वो उसका हाथ अच्छे से अपने हाथ में थाम कर बोला, पहली बात तो अमानत, बेबी इम्पोर्टेंट नहीं होते, बच्चे प्यारे होते हैं, जान से भी ज्यादा प्यारे। तुम इस बच्चे की मॉम हो और तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो, तो मैं इस बच्चे का डैड हूं, तो मैं इसे प्यार क्यों नहीं करूंगा? इस बच्चे से जितना प्यार तुम्हें है उतना ही प्यार मुझे भी है, और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत है। ये बोलकर रेयान ने उसका हाथ वापस बेड पर रखा और उठकर वॉशरूम में चला गया। अमानत बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं शेखावत मेंशन में अक्सर और प्याली दोनों अभी तक सोए हुए थे। प्याली की आंखें खुली और जब उसने खुद को अक्सर की बाहों में महसूस किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने तुरंत खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसे कल रात के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन इतना जरूर याद था कि कल एक बार फिर से उसे पैनिक अटैक आया और उसके बाद अक्सर और उसके बीच इंटीमेसी हुई और दोनों ही शायद एक बार फिर से खुद को रोक नहीं पाए। प्याली कुछ पल यूं ही अक्सर की तरफ देखती रही और फिर खुद को समेटकर अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में चली गई। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था और दिल में हद से ज्यादा बेचैनी हो रही थी। वो शावर के नीचे आकर खड़ी हुई और बोली, ये सब गलत हो रहा है। मुझे मिस्टर शेखावत के इतना करीब नहीं आना चाहिए। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। भले ही वो जितने मर्जी खड़ूस और अकड़ू हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। मुझे उन्हें कोई धोखा नहीं देना। मुझे मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जाऊंगी कहाँ? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, मुझे जल्द से जल्द उसके पास भी जाना है। उसे अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अभी वो बोल ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और प्याली की बोलती एकदम से बंद हो गई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा जहां पर अक्षर खड़ा था। इस वक्त अक्षर शर्टलेस था और उसने वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। अक्षर उसके करीब आया और शावर के बिल्कुल नीचे आकर खड़ा हो गया। अक्षर और प्याली दोनों शावर के पानी में भीग रहे थे। अक्षर उसे सर्द नजरों से देखते हुए बोला, किसके बिना ना रहने की बात कर रही हो तुम? कौन है तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से तुम इतना परेशान हो रही हो? उसका सवाल सुनकर प्याली एकदम शॉक्ड हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अक्षर को क्या बताए। उसने तुरंत अपना चेहरा झुकाया और बोली, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा मिस्टर शेखावत। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है और कल के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मुझे नहीं पता अचानक से मुझे क्या। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने उसकी ठोडी पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। प्याली के होंठ एक बार फिर से फड़फड़ाने लगे। वो अक्षर से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। अक्षर उसके डर से लिपटे हुए चेहरे को देखकर बोला, तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूं क्या? तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगा। बताओ मुझे किसके बारे में सोच रही हो तुम? प्याली अपने कांपते हुए होठों से बोली, मैंने कहा ना आपको मिस्टर शेखावत, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही। अक्षर तुरंत बोला, मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही थी तुम? प्याली का चेहरा एकदम से सुन्न हो गया। अक्षर एक बार फिर से बोला, बताओ मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही थी ना तुम? प्याली कुछ बोल ही नहीं पाई। अक्षर इस बार बेहद सर्द आवाज में बोला,
अगर ऐसा सोच भी रही थी ना, तो इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो बटरकप। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर प्याली की आंखें बड़ी हो गईं। अक्सर ने उसके होठों को हल्का सा अपने अंगूठे से सहलाया और बोला, अक्सर सिंह शेखावत की एक प्रॉब्लम है कि वो आसानी से किसी को अपने करीब नहीं आने देता, लेकिन अगर कोई उसके करीब आ जाए ना, तो वो उसे खुद से दूर जाने नहीं देता। और तुम करीब नहीं, बेहद करीब आ चुकी हो मिसेस शेखावत। ये कहकर उसने उन कांपते हुए होठों को अपने होठों से कैप्चर किया और उसे बेतहाशा चूमने लगा। प्याली की आंखें बड़ी हो गईं। अक्सर की ये साइड उसके लिए बहुत अलग थी। आज तक अक्सर ने कभी उसे ये नहीं कहा था कि वो उसे कभी दूर नहीं जाने देगा। हालांकि वो जाने की जिद तो बहुत करती थी, लेकिन जब अक्सर उसे अपने पास रोकता था तो वो एक ज़बरदस्ती लगती थी। लेकिन अब अक्सर की बातें बहुत अलग थी। उसका वो प्याली को मिसेस शेखावत कहना तो प्याली के लिए जैसे किसी एक ख्वाब से कम नहीं था। वो अक्सर से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अक्सर उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो लगातार उसके होठों को बड़े ही प्यार से चूमे जा रहा था। प्याली ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शुरुआती कुछ पल उसे रोकने की कोशिश करने के बाद वो खुद उसका साथ देने लगी। उसका रिस्पॉन्स पाकर अक्सर ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। जैसे ही प्याली को अपने हाथ हल्के से ढीले होते हुए महसूस हुए, उसने तुरंत अपने हाथ अक्सर के सीने पर रखे और उसके सीने को सहलाने लगी। अक्सर ने उसके होठों को छोड़ा और उसको किस करने लगा। प्याली भी पूरी तरह से उसके टच से सेड्यूस होती हुई उसके होठों को बस अपनी गर्दन पर चलता हुआ महसूस करने लगी। उसकी सांसें बेहद गहरी हो रही थी। कुछ पल बाद अक्सर ने उसे छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। प्याली की आंखों में हल्की सी मदहोशी अभी भी छाई हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अक्सर उसके होठों की तरफ देखने लगा, जो किस करने की वजह से बेहद लाल नजर आ रहे थे। उसके होठों को सहलाते हुए बोला, टेस्टी। उसकी आवाज सुनकर प्याली एकदम से होश में आई और उसने तुरंत अक्षर को खुद से दूर धक्का दे दिया। अक्षर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। प्याली गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, क्या मतलब है आपकी बातों का मिस्टर शेखावत? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अक्षर एक बार फिर से उसके करीब हुआ और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। जितना मैंने कहा वो पूरा क्लियर था। अगर फिर से मेरी बात सुनना चाहती हो तो दोबारा बोल देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। प्याली तुरंत बोली, आखिरी बार भी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर शेखावत, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन आपने जबरदस्ती मुझे अपने साथ रखा और देखिए क्या हो गया। आप मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखते और ना ही कोई हमारा फायदा उठाता और ना ही कोई आप पर इल्जाम लगाता। पर अब बहुत हुआ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है। आप अपनी मॉम की फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुका। प्याली की बोलती एकदम से बंद हो गई। अक्षर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बहुत बोलती हो तुम। अगर इतना खाने पीने पर ध्यान दो तो शायद तुम्हारा कुछ बन जाए। बहुत ज़्यादा वीक हो। ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। जल्दी से शावर खत्म करो और बाहर आओ। दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए चलेंगे। प्याली की आंखें बड़ी हो गई। अक्सर और इतना ज़्यादा नॉर्मल भी है वो? ये तो सच में बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अक्षर बोला, वैसे तो शावर लगभग से हो ही चुका है, तो क्यों ना दोनों एक साथ बाहर चलें। प्याली चौंक गई। कल रात उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो अलग बात थी, लेकिन अब वो अक्षर के उस तरह से क्लोज नहीं होना चाहती थी। अभी फिलहाल उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी
जो उसने वॉशरूम आने से पहले पहनी थी। लेकिन अब अगर अक्षर के साथ उसे वॉशरूम से बाहर जाना था तो उसे चेंज करना पड़ता। वो तुरंत बोली, सोचिएगा भी मत मिस्टर शेखावत, कल जो हुआ वो बस गलती से। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने उसकी शर्ट पर अपना हाथ रखा और एक झटके से उसे फाड़ दिया। अभी फिलहाल प्याली ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसने वॉशरूम आने से पहले पहनी थी और जिसे अक्षर ने एक झटके से फाड़ दिया। प्याली उसकी तरफ देखती रह गई। उसने तुरंत अपने आप को कवर किया। अक्सर उसकी गर्दन की तरफ देख रहा था जहां पर उसकी बढ़ती हुई धड़कनों ने शोर मचाया हुआ था और वो शोर बाहर तक सुनाई दे रहा था। अक्षर मुस्कुराते हुए बोला, जो कल हुआ था वो अब रोज होगा, रोज भी ना जाने कितनी बार होगा। जब भी तुम पर प्यार आएगा तो करूंगा। अगर रोक सकती हो तो रोक कर दिखाना। और रही बात मुझसे यूं शर्माने की, तो बटरकप बेशरम बहुत हूं मैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई फटी हुई शर्ट लॉन्ड्री बकेट में फेंकी और शावर ऑफ कर दिया। प्याली ने अपनी नजरें झुका रखी थी। अक्सर के सामने यूं होना उसके लिए बहुत ज्यादा बेचैनी से भरा था। अक्सर ने एक टॉवल प्याली के ऊपर लपेटा और फिर अपने कपड़े उतारने लगा। प्याली तुरंत वहां से साइड हटने लगी। अक्सर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपने लोअर पर अपना हाथ रखा। प्याली गुस्से से बोली, बहुत बेशर्म है आप। अक्सर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तो पहले ही कहा है बहुत बेशर्म हूं मैं, और मेरी बेशर्मी तो अब तुम्हें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ये बोलकर उसने साइड में रखा हुआ टॉवल उठाया और अपनी कमर पर लपेट लिया। उसके बाद उसने प्याली को भी अपनी गोद में उठा लिया। प्याली गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर शेखावत, छोड़िए मुझे। अक्सर उसे देखते हुए बोला, अपनी बीवी को पैम्पर कर रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये बोलकर वो प्याली को बाहर लेकर आया। प्याली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षर को हुआ क्या है। कल तक वो उससे उतने ही गुस्से से पेश आ रहा था और आज अचानक ही वो पति पत्नी का राग अलापने लगा। अक्षर ने क्लोजेट खोला और उसमें देखा तो आरजू ने पहले ही प्याली के लिए कपड़ों का अरेंजमेंट कर रखा था। उन कपड़ों की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और एक प्लाजो सूट निकाल कर प्याली की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खुद पहन लोग या फिर मैं पहनाऊं? प्याली ने तुरंत उससे वो कपड़े लिए और बोली, इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद पहन सकती हूँ। ये बोलकर वो चेंजिंग रूम की तरफ जा ही रही थी कि अक्षर ने उसके हाथों से वो कपड़े लिए और बोला, अगर सीधा सीधा बोलते तो मेहरबानी नहीं करता, लेकिन अगर इस तरह से मुंह बनाओगी तो फिर मेहरबानी तो करनी ही पड़ेगी। प्याली की आंखें बड़ी हो गई। अक्सर उसे ड्रेसिंग रूम में लेकर आया और खुद उसके कपड़े चेंज करने लगा। प्याली शर्म से मरी जा रही थी, लेकिन अक्सर रुक ही नहीं रहा था। प्याली को समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्सर को कैसे बताए अपने बारे में, कि जैसे वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। वो अकेली नहीं, उसकी बहुत सी उलझनें उसके साथ हैं। अक्सर और प्याली दोनों नीचे आए और दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आए। उन दोनों को एक साथ आते देख आरजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह मन ही मन बोली, बस एक दिन जन्नत और अहान भी इस तरह से अपने रूम से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आए तो सच में बहुत खुशी होगी। मैं जानती हूँ मैंने अहान के साथ गलत किया है, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था। प्याली किचन की तरफ गई और जाकर अति की तरफ देखकर मुस्कुराई। अति काउंटर पर खड़ी सर्वेंट से ब्रेकफास्ट बनवा रही थी। प्याली उसे देखते हुए, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। अति ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आज तो बड़ा ग्लो नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। लगता है पूरी रात अक्षर ने काफी पाठ पढ़ाए। उसकी बात सुनकर प्याली की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई
तो अति को समझ आ गया कि जो वो सोच रही है वही हुआ है। मतलब अक्षर और प्याली सच में काफी करीब आ रहे हैं एक दूसरे के। अब उसे आरजू का डिसीजन बिल्कुल सही लग रहा था। जशन और तक्षक दोनों डाइनिंग टेबल पर आए। जब उनकी नजर अक्षर पर गई तो दोनों के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। अक्षर अपनी चेयर पर बैठा और अपना फोन चलाने लगा। जशन आकर अपने चेयर पर बैठा और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ब्रेकफास्ट फैमिली टाइम होता है। अक्षर अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, मगर मेरी फैमिली फिलहाल मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं है। ये बोलते हुए उसकी नजरें आरजू और अति को ढूंढ रही थी। दोनों बाहर आईं और जैसे ही चेयर पर बैठी तो अक्षर ने फोन छोड़ दिया। तक्षक जशन की तरफ देख रहा था और उसकी नजरें बता रही थी कि वो जशन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जशन शेखावत मेंशन में हर किसी पर कंट्रोल रखता था, लेकिन कभी अक्षर को कंट्रोल नहीं कर पाया। जशन ने भी उसे घूर कर देखा। अक्षर की नजरें किचन के दरवाजे पर गई तो अति तुरंत बोली, प्याली किचन में ही है, और देखो हम दोनों को कैसे बाहर भेज दिया। बोली कि आज का ब्रेकफास्ट वो अपने हाथों से सर्व करेगी। अक्षर तुरंत बोला, लेकिन उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट आपको भी ये सब क्यों करना है? सर्वेंट है ना, वो किस चीज के लिए है? अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नजर प्याली पर गई, जो अपने हाथों में ट्रे लिए किचन से बाहर आ रही थी। जैसे ही प्याली ने ट्रे टेबल पर रखी, अक्षर तुरंत बोला, चुपचाप चेयर पर बैठो और ब्रेकफास्ट करो। प्याली हैरानी से उसे देखने लगी। अक्षर का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन इससे पहले ही अक्षर अपनी जगह से उठा और प्याली को अपने साथ लेकर वापस अपनी चेयर पर आया। उसने प्याली को चेयर पर बिठाया और खुद भी अपनी चेयर पर बैठा। प्याली उसके इस बिहेवियर से हैरान रह गई। उसने सबकी तरफ देखा, जो टेढ़ी नजरों से उन दोनों को ही देख रहे थे। वो वापस उठने लगी, लेकिन अक्षर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्याली की सांस हलक में अटक गई। अक्षर ने उसे तिरछी नजरों से देखा तो प्याली ने रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसका हाथ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अक्षर के चेहरे पर अब हल्की सी स्माइल आ गई। प्याली अपने एक हाथ से ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी एक सर्वेंट वहां पर आई और आरजू की तरफ देखते हुए बोली, जन्नत मैडम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। सरवन की बात सुनकर आरजू के चेहरे पर मायूसी छा गई। अति उसे देखते हुए बोली, लगता है आज फिर उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तक्षक तुरंत बोला, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? अगर जन्नत की तबीयत खराब हो गई तो? आरजू उसे शांत कराते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर ड्रीम, मैं आज जन्नत से बात करती हूँ। प्याली जन्नत के बारे में सुनकर जन्नत के बारे में सोच रही थी। वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, क्या मैं बात करूं जन्नत से? मतलब मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जितना उसे समझा है, शायद उसके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है। शायद मैं उसे कुछ समझा पाऊं। अपनी ही सोचों में खोई हुई प्याली को ब्रेकफास्ट ना करते देख अक्षर ने उसका हाथ जोर से दबाया। प्याली तुरंत दर्द से करहा उठी। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। प्याली ने अक्षर को घूरा। अक्षर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर कोई ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठकर किसी और चीज पर ध्यान देगा तो यही होगा। उसकी बात सुनकर प्याली की नजरें उस पर और भी ज्यादा तिरछी हो गई। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अक्षर ने अब उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता रहा। प्याली ने तुरंत उस पल से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसका चेहरा खुद ब खुद शर्म से लाल होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अति और आरजू दोनों की आंखें एक साथ बड़ी हो गई, क्योंकि एक तरफ जसन ने अति का हाथ पकड़ रखा था तो दूसरी तरफ तक्षक ने आरजू का। दोनों घूरते हुए उन्हें देख रही थी। जहां एक तरफ सब लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जन्नत अपने कमरे में थी और बेड की टेक पर अपना सिर लगा कर बैठी थी।
उसकी आंखें बंद थी और उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। अहान ने अभी कुछ देर पहले उससे जो कुछ कहा वो उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अहान को छोड़कर चली जाए। उसे लग रहा था कि ये शादी कभी भी एक नॉर्मल शादी नहीं बन सकती। तो दूसरी तरफ दिल अहान से दूर जाने का सोचकर ही बुरी तरह से कांपने लग जाता था। वो रोते हुए बोली, ये कैसी मोहब्बत है मेरी किस्मत में, जो मेरी होकर भी मेरी नहीं और जिसे मैं चाहकर भी छोड़ नहीं सकती हूँ। रिश्ता तो बेशक से जोड़ लिया मैंने, लेकिन जो दिल टूटा है उसे चाहकर भी जोड़ नहीं सकती। नीचे हॉल में अक्षर का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो उसने प्याली का हाथ छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही अपना हाथ अक्षर की पकड़ से छूटता हुआ महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी जेल से आज़ाद हो गई हो। वो तुरंत अपनी चेयर से उठी और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। तभी उसके कानों में जश्न की आवाज़ गूंजी। आज रात को अक्षर और हाहन दोनों की शादी की रिसेप्शन पार्टी है और मुझे इस पार्टी में दोनों अपनी वाइफ के साथ मौजूद चाहिए। अक्षर ने हैरानी से जश्न की तरफ देखा, लेकिन उसे इस पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उससे कुछ नहीं कहा। बस अपना फोन चलाते हुए मेंशन से बाहर चला गया। लेकिन प्याली को रिसेप्शन पार्टी का सुनकर ही बड़ा अजीब लगने लगा था। उसे उस दिन से ही डर लग रहा था, जिस दिन से उसने मीडिया में सबके सामने खुद को अक्षर की वाइफ कहा था। उसका ये सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि वो इस वक्त शेखावत मेंशन में है। और अब एक बार फिर से रिसेप्शन पार्टी मतलब उसका सबके सामने जाना। वो तुरंत बोली, मुझे मिस्टर शेखावत से बात करनी होगी। ये बोलकर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ घूमी, अक्सर दरवाजे से जा रहा था, वो तुरंत उसके पीछे पीछे आई। वहीं दूसरी तरफ आरजू ने आहान को फ़ोन किया। वो उस आहान को बताना चाहती थी कि आज उन दोनों की रिसेप्शन पार्टी है। अगर वो नहीं बताती तो आहान रोज़ की तरह आज भी ड्रिंक करके घर आता और फिर सब कुछ खराब हो जाता। उसने आहान को कॉल किया, लेकिन आहान ने कॉल रिसीव भी नहीं किया, तो वो जन्नत के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, जन्नत ने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने आंसू साफ किए। चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल कर वो दरवाज़ा खोलने आई। आरजू ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। जन्नत की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। वो तुरंत अंदर आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है जन्नत? क्यों इतना रोए जा रही हो? आहान ने फिर से कुछ कहा। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है स्नोफ्लेक। शायद ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। उसकी बात सुनकर आरजू का दिल धक सा रह गया। उसने जन्नत की शादी आहान से सिर्फ इसलिए नहीं करवाई थी, उसने क्योंकि उस दिन अमानत वहां पर नहीं थी, बल्कि उन दोनों की शादी उसने इसलिए करवाई थी क्योंकि उसने जन्नत के हाथ पर आहान का नाम देखा था। उस दिन भी, जिस दिन मेहंदी वालों ने आहान का नाम जन्नत के हाथ पर लिखा था, जब वो अपने हाथ को बुरी तरह से नोच रही थी, तब भी, और जब शादी वाले दिन आरजू ने जन्नत को आहान से शादी करने के लिए कहा, तब भी वो अपना हाथ आरजू की तरफ नहीं ला रही थी। आहान अमानत से प्यार करता है ये बात वह अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन जन्नत आहान से कितना प्यार करती है इस बात को भी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने उस दिन उन दोनों की शादी करवाई थी और आज जन्नत को टूटे हुए देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो तुरंत बोली, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो जन्नत? मैं मानती हूँ आहान बहुत गुस्से वाला है, उसने तुमसे कुछ कहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम इस शादी से उम्मीद ही छोड़ दो। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैंने कोशिश की है स्नोफ्लेक। मैं आहान को टूटे हुए नहीं देख सकती और ये शादी उन्हें तोड़ रही है। वो टूटे इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस शादी को ही तोड़ दूं। अगर मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी
तो सब कुछ ठीक होगा। शादी तोड़ने दीजिए। उसकी बात सुनकर अब आरजू उसे गुस्से से घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर फार्म हाउस। अरनाथ और मीठी दोनों अपने रूम में थे। अरनाथ उसे अपने हाथों से जूस पिला रहा था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अरनाथ ने यूं ही अपना चेहरा घुमाकर देखा। उसे लगा शायद कुछ सर्वेंट होगा, लेकिन सामने मन्नत को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मीठी तो मन्नत को अपने सामने देखकर ही हैरान थी। वो मन्नत को पहचान नहीं पा रही थी।